नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जो 4th वीक ऑफ अगस्त का जो करंट अफेयर्स बना है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर कोई नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हों, सभी को यहाँ पर हमने कवर किया है। आप क्वेश्चंस के माध्यम से भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की है, जैसे पेरिस ओलंपिक अभी समाप्त हो गया है, उसके बाद अब पैरालंपिक होगा, तो पेरिस पैरालंपिक में जो न्यूज़ रिसेंटली में बनकर आई है उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट अभी रिसेंटली में जारी हुई और भारत के एक पर्सनैलिटी को इन्होंने रिपोर्ट कार्ड में A++ की कैटेगरी में डाला है। किनको डाला है उनकी बात होगी। और 70वें नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी रिसेंटली में अनाउंस किया गया, उनके नाम अनाउंस किए गए। किनको किनको कौन कौन से नाम अनाउंस किए गए हैं उनकी बात करेंगे। साथ साथ अभी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, क्या योजना है ये, किस राज्य ने लॉन्च की है उसकी बात होगी। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी रिसेंटली में लॉन्च हुई है सरकार ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत ला दिया है। और 2025 1 अप्रैल 2025 से सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और अभी एक राज्य भी है जिसने इसे इम्प्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट कर दी, कौन सा राज्य है उसकी चर्चा होगी, और वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही। साथ साथ 17th दिव्य कला मेला कहाँ हुआ उसकी चर्चा होगी। अभी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसके नए राज्य, नए डिस्ट्रिक्ट अभी अनाउंस किए गए हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, नए 5 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए। ऑलरेडी कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं इसकी बात होगी। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज की तो हम चर्चा करते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पैरालंपिक अभी रिसेंटली में होगा, और वैसे आपसे पूछ ले कोई कि पैरालंपिक मतलब ओलंपिक के बाद जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट से हैंडीकैप्ड है या पैरा एथलीट है, उनके लिए यहाँ पर ये जो गेम्स है वो करवाए जाते हैं। तो कब से ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, तो ओलंपिक तो 1896 से ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, लेकिन पैरालंपिक 1960 से ऑर्गेनाइज हो रहे थे। इटली ओलंपिक था, उसी के बाद पैरालंपिक भी ऑर्गेनाइज कराया गया। तो पैरालंपिक जो पेरिस के बाद होगा, पेरिस ओलंपिक के बाद होगा, उसमें फ्लैग बेरर के रूप में किसे यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, तो ये हमारे जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, पैरा एथलीट है जिनका नाम सुमित अंतिल है। इन्होंने जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था वहाँ पर भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है फ्लैग बेरर के रूप में। और अगर पेरिस ओलंपिक की बात करें तो वहां पर किनको किनको फ्लैग बेरर के ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर के रूप में सिलेक्ट किया गया था, तो शरत कमल थे और पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं और शरत कमल टेबल टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है सुमित अंतिल जो पैरा एथलीट है, जेवलिन थ्रो करते हैं पैरा ओलंपिक में। अगला, पैरालंपिक में ही जो प्रोत्साहन के लिए एक शेफ डी मिशन सिलेक्ट किया जाता है, और ये किसको सिलेक्ट किया गया पैरालंपिक में, तो पैरालंपिक में वाइस प्रेसिडेंट जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सत्य प्रकाश सांगवान जी हैं, इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में पवन सांगवान को सिलेक्ट किया गया था शेफ डी मिशन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पैरालंपिक में सत्य प्रकाश सांगवान को सिलेक्ट किया गया है शेफ डी मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होना था कहाँ, बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है कहीं ना कहीं, और अब कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व होने की कंडीशन में वो जा रहा है।
नए लीडर बन चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं पिछले मंथ में। और अब जो T20 वर्ल्ड कप है पहले बांग्लादेश में होना था, अब इसको शिफ्ट करके कर दिया गया है यूएई में। यूएई में आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, यूएई के दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और वहीं पर डिसाइड किया गया कि अब इस बार जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का होने वाला है उसको करवाया जाएगा यूएई में। और यूएई में ऑलमोस्ट ऐसे सारे टूर्नामेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में कैंसिल हो जाते हैं, बाद में यूएई में ही करवाए जाते हैं। भारत में अगर T20 की बात करें तो भारत की जो वुमेन्स टीम है उसको कौन लीड कर रही है, तो हरमनप्रीत कौर लीड कर रही हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप था वुमेन्स का वो 2009 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। भारत में इसे एक ही बार ऑर्गेनाइज कराया गया 2016 में, 2016 में। इन पूरे टूर्नामेंट का सार देखें तो पहला और 2016 वाला अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जो आईसीसी के वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उनको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत लिया है। पहला इंग्लैंड ने जीता और 2016 जो भारत में हुआ था उसे वेस्ट इंडीज की टीम ने जीता था। ठीक, भारत ने अभी तक इसमें जीत दर्ज नहीं की है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट कौन बना है जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट कर दी है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी या नेशनल पेंशन स्कीम थी उसको हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यहाँ पर केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को इसमें इंक्लूड किया है। क्या है ये? तो ये इंश्योर करती है अगर आप 25 साल की अपनी सर्विस को कंप्लीट करते हैं तो ये इंश्योर करती है कि आपको 50% आपकी बेसिक पे का लास्ट ईयर के जो एवरेज है उसका आपको पेंशन प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए चर्चाओं में रही और केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज भी चाहते थे कि उनको पेंशन 50% मिले। ओपीएस के अनुसार, ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार, ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से हटा दी गई थी, उसके बाद नई पेंशन स्कीम लाई गई और अब लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत कई खामियां, कई फायदे, कई नुकसान हैं। इसके ऊपर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार में बहुत प्रेशर रहता था जिनको पेंशन वगैरह देनी होती थी उसके लिए, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस प्रकार से इन्होंने शेड्यूल बनाया है, इस प्रकार से पूरा सिस्टम तैयार किया है जिससे कि आने वाली जो सरकारें होंगी उन पर भी इसका प्रेशर नहीं होगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उनके बुढ़ापे में जो पेंशन वगैरह है वो आसानी से प्राप्त होती रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम और इस पेंशन स्कीम में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें आज सरकार एम्प्लॉय से 10% का जो कटौती करती थी न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से वो उतना करेगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी कटौती नहीं होती थी। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन डिफरेंस ये है। और पहला राज्य इसको इम्प्लीमेंट करने वाला महाराष्ट्र बना है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड भी जारी हुआ जिसमें A+ की रेटिंग किस भारतीयों को दी गई? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास को यहाँ पर A+ की रेटिंग ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट्स के द्वारा दी गई। ये जो रिपोर्ट है इसको सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड ये 1994 से लगातार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। आगे अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बन चुका है जो कि इंडिया का पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट हो चुका है? मतलब इनकी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कार्बन एमिट होता था या अन्य किसी माध्यम से जो कार्बन एमिट होता था उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी उतना कर ले रहे हैं। और ऐसा करने वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में अवेलेबल है, ये नेट जीरो कार्बन एमिटर वाला एयरपोर्ट भारत का बन चुका है और ऐसा होने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। और भारत का कहीं ना कहीं टारगेट भी है नेट जीरो कार्बन एनर्जी, नेट जीरो
कार्बन एमिटर बनना है भारत को 2070 तक, 2070 तक। इसी में एक ये अहम कदम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम कहाँ इनॉग्रेट हुआ? तो पहली पॉलिसी मेकर्स फोरम नई दिल्ली में इनॉग्रेट हुई। इसको इनॉग्रेट किया है भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के द्वारा, और जेपी नड्डा जी इसमें लीड कर रहे थे, जिसमें अलग अलग बीमारियों, अलग अलग जेनरिक ड्रग्स पर बातें हुई हैं। कई देशों, लगभग 15 कंट्री के जो हेड है हेल्थ से रिलेटेड, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें जो अलग अलग डिसीज़ है जैसे मलेरिया, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, इनके ऊपर डिस्कशन हुआ। इनकी नई नई जो ड्रग्स है, जिस प्रकार से इन पर रिसर्च की जा सकती है, उस पर भी यहाँ डिस्कशन हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से इसमें बच्चों को बॉइल्ड एग और फ्रूट्स भी एक वीक में दिए जाएंगे, एक वीक में एक दिन। और ये नर्सरी से जो 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिया जाएगा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी 70 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किया गया, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है, जो कन्नड़ फिल्म कांतारा में इन्होंने एक्टिंग की थी उसके लिए। 2022 में ये 4th हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई थी बजट के मामले में कांतारा, और कन्नड़ फिल्म है, मैंने आपको बता दिया। और अगर 69th मतलब इससे पहले वाले नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक, अगर बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो ये नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। नित्या मेनन तमिल फिल्म एक्ट्रेस है, और गुजराती फिल्म एक्ट्रेस मानसी पारेख को ये अवार्ड मिला है। ये है नित्या मेनन और ये मानसी पारेख। अगला क्वेश्चन, 70 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है गुलमोहर को। इसके डायरेक्टर राहुल वी चित्तेला हैं। राहुल वी चित्तेला के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया, और गुलमोहर नामक फिल्म को, जो कि शर्मिला टैगोर ने भी इसमें कमबैक किया और मनोज बाजपेयी इस फिल्म में लीड कर रहे थे, इस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड का अवार्ड मिला है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में। अगला 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा ये किसको मिला है? तो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को मिला है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में बुक है। इसके ऑथर अनिरुद्धा भट्टाचार्य और पार्थिव धर हैं। ठीक, अनिरुद्धा भट्टाचार्य और पार्थिव धर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई। एकनाथ शिंदे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये मंथली देने का अनाउंसमेंट किया गया, जिससे कि वो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सके और अपने डिसीजंस में फाइनेंशियली रुकावट ना करें, ऐसा उनका कहना है। रक्षाबंधन के ओकेजन में इसे लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली में उनके प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसीदा हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किसीदा, उनके द्वारा अपने पोजीशन से रिजाइन दे दिया गया। और फूमियो किसीदा जो कि हिरोशिमा से बिलोंग करते हैं। जापान टोक्यो इसकी कैपिटल, नारुहितो यहाँ के राजा हैं और येन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, नेशनल जियोसाइंस अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस अवार्ड को कौन यहाँ पर सिलेक्ट करता है, इंडिविजुअल्स को, टीम्स को, और कौन इस अवार्ड को संचालित करता है? तो इस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा संचालित किया जाता है। अवार्ड दिया जाता है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और 2023 का जो अवार्ड है वो 20 अगस्त को यहाँ पर दिया गया। इंडिविजुअल्स और साथ साथ जो टीम में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है जियो साइंस की फील्ड में, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
वर्ल्ड का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड फंड अमेजन रिस्टोरेशन किसने लॉन्च किया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली में वर्ल्ड का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड लॉन्च किया गया, जो कि अमेजन के रिफॉरेस्टेशन के लिए सपोर्ट करेगा। जो बॉन्ड 225 मिलियन US डॉलर का था, जो 9 ईयर टर्म के लिए इसे लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कार्बन रिमूवल बॉन्ड है, जो कि अमेजन में आग वगैरह लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिसबैलेंस हुआ है, और लंग ऑफ अर्थ इसे कहा जाता है। लंग ऑफ अर्थ कहने का कारण ये है क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत बड़े घना जंगल है, लेकिन आग की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ की जो प्रजातियां हैं उसको डिसबैलेंस हुआ, और जो भी वहाँ दिक्कतें हुई उसको दोबारा से बेहतर करने के लिए, दोबारा से उसको बेहतर पोजीशन में लाने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अमेजन ये साउथ अमेरिका का एक जंगल है, और वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र पहला सोलर विलेज इनॉग्रेट कर चुका है। कहां पर इनॉग्रेट किया? तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पाटन तालुका में जो एक गांव है मानिया चिवाड़ी में इन्होंने लॉन्च किया। मानिया चिवाड़ी पहला सोलर विलेज बन चुका है। सतारा डिस्ट्रिक्ट पाटन तालुका में ये अवेलेबल है। महाराष्ट्र में अवेलेबल है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया कि ये गांव ऐसा हो चुका है जहां पर 100% सोलर से एनर्जी प्राप्त होगी, और गांव के लोग इस एनर्जी का यूज करेंगे। तो अब इन गांव के लोगों को सोलर से एनर्जी ज़्यादातर प्राप्त होगी, 100% प्राप्त होगी। बिहार में पहला काव डंक गैस प्लांट इनॉग्रेट किया गया गोबर गैस धन योजना के अंतर्गत। ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो बिहार के भोजपुर में खुतहरी विलेज है, खुतहरी विलेज में लॉन्च किया गया। बस बिहार आप याद रखिएगा, और गोबर गैस धन योजना के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया। इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, इसे कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा। अगर ये सक्सेस होता है तो इसको और बड़े लेवल पर लॉन्च किया जाएगा। यूनिसेफ इसको सपोर्ट कर रहा है। एक अगला क्वेश्चन, नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में टोटल अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अब नए 5 और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अनाउंस किए गए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग, ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको लद्दाख में अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया, या रिसेंटली में इनको डिसाइड किया गया कि हम बनाएंगे। और 2 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थे पहले से, लेह और कारगिल। अब टोटल कितने हो गए? 7 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। लद्दाख 2019 में यूनियन टेरिटरी बना था, और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन वहाँ पर लेजिस्लेचर जो विधानसभा है उसको रखा गया, लेकिन ये बिना विधानसभा की एक यूनियन टेरिटरी है। भारत में इस समय पर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, जिनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडुचेरी आती हैं। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास अपनी विधानसभा नहीं है, उनमें से लद्दाख भी एक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया? कहां पर सक्सेसफुली टेस्ट हुआ? तो तमिलनाडु की बेस्ड एक स्पेस जोन इंडिया है, उसके द्वारा इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये मिशन था रूमी 2024, इसके माध्यम से ये लॉन्च किया गया, इस मिशन के माध्यम से। और इसमें जो स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन किया, और ये चेन्नई बेस्ड एक स्पेस जोन इंडिया चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। इसने इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई, कहाँ पर हुई? मालदीव में हुई। ये समुद्र में जो बैठकर एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, पानी में वो तैरते हैं खड़े होकर, तो वो वाला सिस्टम था, उसी को कहते हैं सर्फिंग। और ये एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 मालदीव में ऑर्गेनाइज कराई गई। भारत ने यहाँ पर सिल्वर मेडल, भारतीय टीम ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, और जापान ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन, नए प्रेसिडेंट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो फरूक अहमद इलेक्ट हुए हैं। ये चीफ सिलेक्टर थे और चीफ सिलेक्टर के साथ साथ ये फॉर्मर क्रिकेटर भी थे बांग्लादेश में। अब इनको नजमुल हसन पापोन की जगह पर अब नया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नास्कॉम के नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? तो अभी रिसेंटली में राजेश नाम्बियर को, जो नास्कॉम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसके अभी रिसेंटली में चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है, उसको यहाँ पर भारत को होस्ट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर्स स्टेट्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि मेनली यूरोप से ही ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरिम चेयरमैन एम सुरेश को नियुक्त किया गया और एम सुरेश ने संजीव कुमार की यहाँ पर जगह ली है। संजीव कुमार जो रिमूव हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप से एशियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और अब इंटरिम चेयरमैन एम सुरेश को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, HCL टेक्नोलॉजी में CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो HCL टेक्नोलॉजी में शिव वालिया को CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। HCL भारत की ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी में ओल्डेस्ट कंपनियों में से एक है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पेटोंग टर्न सिनावात्रा या पी सिनावात्रा भी आप कह सकते हैं, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की बनी है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनका नाम है पेटोंग टर्न सिनावात्रा या पी सिनावात्रा, याद रखेंगे। यंगेस्ट बनी है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ की? थाईलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये है पी सिनावात्रा। अगला क्वेश्चन, 17th दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई के द्वारा इसमें अटेंड किया गया, और साथ साथ वीरेंद्र कुमार जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इसको इनॉग्रेट रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में इनॉग्रेट किया गया, जिसमें 100 दिव्यांग आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, और साथ साथ यहाँ पर उनकी जो कला है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की अनाउंसमेंट की गई। इसमें 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली में हमारे नेक्स्ट होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो गोविंद मोहन नए हमारे होम सेक्रेटरी भारत के नियुक्त हुए हैं। नेशनल स्पेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल स्पेस डे हम 23 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सक्सेस हुआ था, और साथ साथ भारत ने पहली बार इस डे को ऑब्जर्व इस साल किया है। ध्यान रखिएगा, विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के माध्यम से ये जहां लैंड किया था उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट कहा था, और 23 अगस्त को ही यहाँ पर ये लैंड किया था। इसीलिए हम 23 अगस्त को ही हम नेशनल स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला, सद्भावना दिवस हम किन की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करते हैं? तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर सद्भावना दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? तो 1984 से 1989 तक ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, और इन्होंने जो भारत की सफलता में योगदान दिया, कंप्यूटर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को जो इन्होंने अपने टाइम पर आगे बढ़ाया, आज हम जो युग देख रहे हैं वो उसी का युग चल रहा है, और इन्हीं के योगदान से ऐसा हुआ है, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर ही हम ऑब्जर्व करते हैं सद्भावना दिवस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।